रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिखा अपना बैग पैक करके घर से निकल रही होती है कि तभी उसका पति रचित उसको रोकते हुए बोलता है, शिखा, आज जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो तुम मुझे छोड़कर यूएस जा रही हो। हाँ, क्योंकि अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है। इतना बोलकर शिखा कुछ दिनों पीछे चली जाती है, जब वो शादी करके रचित के घर आई थी और रचित अपनी फर्स्ट नाइट पर शिखा को देखकर उससे बोलता है, देखो शिखा, मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। पर क्यों? क्यों? अरे अंधी हो क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा? कहाँ मैं दूध सा गोरा और तुम कोयले जैसी काली। हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर रचित मुंह घुमाकर सो जाता है। अगले दिन शिखा घर में सबसे पहले उठकर नाश्ता और चाय लेकर अपनी सास रूपा के पास जाती है, जहां उसकी सास उससे बोलती है, अरे बहू, तू चाय लेकर आ गई? अभी तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और तूने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ माँ जी, आज नहीं तो कल मुझे अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाना ही था। बस बहू, तेरे यही संस्कार देखकर मैंने अपने बेटे के लिए तुझे चुना। माँ जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ बहू, पूछ ना। जब रजत जी को मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने क्यों जबरदस्ती हमारी शादी करवाई? हाँ बहू, मैं उस कंजर की माँ हूँ। मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या नहीं। मुझे ऐसी बहू चाहिए थी जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ संस्कारी भी हो। वैसे भी बहू, इस रंग में क्या रखा है? इंसान का दिल साफ होना चाहिए, उसका रंग नहीं। अच्छा बहू, तू अब रचित को चाय दे दे। बिना चाय पिए उसकी आंखें नहीं खुलती। शिखा चाय लेकर रचित के कमरे में जाती है, जहां रचित उसके हाथों में से चाय लेकर नीचे गिरा देता है। रचित का ये व्यवहार देखकर शिखा भी गुस्से में उससे बोलती है, ठीक है, मैं काली हूँ इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते, पर कम से कम खाने की तो कद्र कीजिए। कहीं ऐसा ना हो जिस चीज से आप दूर भाग रहे हैं कल उसे ही पाने के लिए तरस जाएं। रचित के कमरे से आती आवाज सुनकर रूपा उनके पास जाती है, जहां रचित चीखते हुए शिखा से बोलता है, मैं अपने कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड, पर मेरी माँ को सुंदर नहीं काली लड़की पसंद आई, यानी कि तुम। शिखा पर अपने बेटे को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर रूपा उससे बोलती है, रचित, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुझे? अगर आप नहीं चाहती कि मैं इस काली कलूटी से इस तरह बात करूं, तो आप समझा लो अपनी इस काली बहू को कि मुझसे दूर रहे। शिखा को भला बुरा बोलकर रचित वहां से अपने दोस्त के घर चला जाता है और रात को अपने दोस्त कपिल के साथ नशे में घर आता है। उसको ऐसे नशे में देखकर शिखा रचित को पकड़ने के लिए जाती है, पर रचित उसको वहीं रोककर उससे बोलता है, अरे कितनी बार बोलूं, दूर रहो मुझसे, समझ में नहीं आती बात। पर आप नशे में हैं इस वक्त। नशे में हूँ तो नशे में अपने दोस्त के साथ घर आ सकता हूँ तो बेडरूम तक भी चला जाऊंगा। मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे साथ है, अब जाओ यहाँ से। शिखा रोते हुए वहां से दूसरे कमरे में चली जाती है। कपिल रचित को उसके कमरे में छोड़कर अपने घर लौट जाता है और अगले दिन रचित को कॉल पर शिखा का मजाक बनाते हुए उससे बोलता है, भाई, कल मैंने शिखा भाभी को देखा। यार, इतनी सुंदर लड़की तूने पसंद कैसे कर ली? जब से तेरी बीवी को देखा है मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। क्या नमूना लाया है यार तू? कौन से कोयले के खदान से ढूंढ कर लाया इसको? अपने दोस्त की बात सुनकर रचित उसका फोन रख देता है और शिखा के पास जाता है, जहां शिखा किसी बड़ी कंपनी के साथ में मीटिंग कर रही होती है। रचित उसका लैपटॉप बंद करता है और उससे बोलता है, करवा दी मेरी बेइज्जती, मिल गई तुम्हारे दिल को ठंडक। रात को नशे में आप आए थे, मैं नहीं, और अभी मैं बहुत बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर शिखा अपना लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है और रचित उसका ये एटीट्यूड देखकर हैरान होकर गुस्से में अपनी माँ के पास जाकर उनसे बोलता है, माँ, मैं और इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तो काली, ऊपर से इसका एटीट्यूड देखा है। मुझे नहीं पता क्या देखकर आपने इसकी शादी मुझसे करवाई, पर अब मैं और इस कल्लो को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुझे पता है या नहीं, काली है पर पैसे वाली है। बहुत जल्दी ये यूएस में खुद की कंपनी खोलने वाली है
और मेरी मान तो कुछ दिन इसको झेल ले, अच्छे से इसका विश्वास जीत ले, ताकि ये अपनी आधे से ज्यादा दौलत तेरे नाम कर दे। माँ, अगर सच में ऐसा ही था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, बताती तो तब ना जब तू मुझसे सीधे मुंह बात करता, पर तू तो अपने ही गुस्से में रहता है। मैंने तुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की है, पर तू कुछ समझे तब ना। रूपा और रचित आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शिखा चुपके से उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। शिखा अपनी सास का असली रूप देखकर हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो तुरंत अपने लॉयर के पास जाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों के नाम करवा देती है और अपने रहने का सारा बंदोबस्त यूएसए में करवा लेती है। वहीं दूसरी ओर रचित शिखा से झूठे प्यार का दिखावा करने के लिए उसको पूरे घर में ढूंढने लगता है, पर शिखा उसको कहीं नहीं मिलती, जिसके लिए वो घर से बाहर जाता है और शिखा को रोड पर अकेला देखकर उसके पास जा ही रहा होता है कि तभी अचानक एक बाइक वाला उसको टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। रचित की ये हालत देखकर शिखा जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कुछ दिनों के लिए रचित को आराम करने के लिए बोल देते हैं। रचित की ये हालत देखकर वो अपना पत्नी धर्म बखूबी निभाती है और दिन रात उसकी देखभाल करती है। अपने लिए शिखा का निस्वार्थ प्रेम देखकर रचित को सच में उससे प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में रचित बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपने दिल की बात बताने के लिए अपनी माँ के साथ उसके पास जाता है, जहाँ वो देखता है कि शिखा अपना बैग पैक करके कहीं जा रही होती है। उसको ऐसे जाते हुए देखकर रचित बोलता है, शिखा, तुम कहीं जा रही हो? हाँ माँ जी, मैं आप दोनों की नजरों से बहुत दूर यूएसए जा रही हूँ। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथ बच्चों के नाम कर दी है और आप दोनों के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। पर क्यों बहू? अब तो रचित ठीक भी हो गया है और उसने तुझे अपना भी लिया है, फिर भी तू ऐसा बोल रही है। माँ, आप दोनों ने कभी भी मुझे नहीं अपनाया। ये सारा प्यार आप दोनों का नाटक था। मुझे आपकी सारी सच्चाई पता है। मैंने उस दिन आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उसी दिन मैंने ये फैसला भी ले लिया था कि आप दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। पर उसी दिन रचित का एक्सीडेंट हो गया। बस इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक रचित ठीक नहीं होते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर अब रचित बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना बोलकर शिखा वहाँ से हमेशा के लिए यूएसए चली जाती है, जिसके बाद रूपा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और रचित को शिखा की वो बात याद आती है जब शिखा ने उससे बोला था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस चीज से आप आज दूर भाग रहे हैं उसे ही पाने के लिए तरस जाए। उसकी ये बात सोचकर रचित को अपनी बातें याद आती हैं कि आखिर किस तरह वो शिखा पर चीखता चिल्लाता था। आज उसकी अपनी गलती की वजह से ही शिखा उससे दूर जा चुकी है। शिखा को खोकर रचित को एहसास होता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या खोया है। नई नवेली दुल्हन को लेकर मोनू घर आता है। सरला जैसे ही अपने बेटे को देखती है बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसकी नजर साथ में खड़ी लड़की पर पड़ती है और वो अपने बेटे मोनू से बोलती है, अरे बेटा, ये कौन है तेरे साथ? माँ, ये तुम्हारी बहू और मेरी पत्नी शीला है। इतना कहकर मोनू अपनी माँ को शीला से मिलने से लेकर शीला से शादी तक की सारी कहानी बताता है कि कैसे वो शीला से मिला और उसे उससे प्यार हो गया। ये सब सुनकर सरला कहती है, अच्छा बेटा, तो ये बात है। चल, तू खुश है ना? तो मैं भी तेरी खुशी में खुश हूँ। चल अब मैं अपनी बहू का चेहरा तो देख लूँ। इतना कहकर सरला अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाती है और उसका चेहरा देखती है, जिसे देखकर सरला के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि शीला का रंग सांवला था। आय हाय मोनू बेटा, तेरी मती मारी गई थी क्या, जो इस जले हुए उपले को घर में उठा के ले आया? अरे कोई ढंग की लड़की नहीं मिली थी क्या तुझे? शीला देखने में तो सांवली थी, पर दिमाग से बहुत समझदार थी। गलत के खिलाफ आवाज उठाना उसकी आदत था और अपने हर काम में वो माहिर थी। उसकी हाजिर जवाबी से ही तो मोनू उसका फैन हुआ था, क्योंकि ना ही वो गलत कहती और ना ही किसी का गलत सुनती। इसीलिए वो अपनी सास के कड़वे बोल सुनकर उसे कहती है, माँ जी माफ कीजिएगा, पर आप ही बताइए, अगर मैं गोरी होती तो क्या अलग बात हो जाती।
अरे मैं घर का हर काम करना बखूबी जानती हूँ, छोटे बड़ों की इज्जत करना भी जानती हूँ। आपको फर्क मेरे रंग से पड़ता है या फिर मेरे गुणों से? शीला के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर सरला आग बबूला हो गई और गुस्से में अपने बेटे मोनू से बोलती है। मोनू, देख रहा है ना तू अपनी बीवी को कैसे जुबान चला रही है मुझसे। माँ, शीला सही कह रही हैं। आप उसके रंग को देखकर उससे नफरत कर रही हैं, जबकि ये तो भगवान की देन है। रूप पर खुद से कमाए, उसके गुण नहीं देखे। अपने बेटे को उसकी बीवी की तरफदारी करता देखकर सरला के मन में शीला के लिए चिड़न होने लगती है। वो बुरा सा मुंह बना के बहू का गृह प्रवेश करवाती है, जहाँ सरला अपनी बहू को जरा भी पसंद नहीं करती थी। इन सब के बावजूद भी शीला अपनी सास का पूरा दिन खूब ख्याल रखती, घर का सारा काम भी करती और शाम होने पर सास के पैर दबाती। कुछ समय बाद में मोनू की शादी की खबर पूरे आस पड़ोस में फैल जाती है, जिसके चलते सरला की पड़ोसन सीता घर आती है और कहती है, अरे बधाई हो सरला, सुना है मोनू बहू लेके आया है। भाई तूने तो बुलाया नहीं, सोचा हमें आके बहू के दर्शन तो कर ले। हाँ हाँ, तुम तो आओगी ही, तुम्हें तो मसाला चाहिए चुगली करने के लिए। अच्छा किया सीता बहन आ गई। अरे सरला, तेरी नई बहू आई है, मुंह दिखाई नहीं करवाएगी क्या? मुंह दिखाई करवाने लायक मुंह भी तो होना चाहिए ना। हाँ हाँ सीता बहन, करवाऊंगी मुंह दिखाई, लेकिन अभी बहू की तबीयत खराब चल रही है थोड़ी, मैं अपने आप ही बुला लूंगी सबको। चलो ठीक है, मुंह दिखाई पर ही मिल लूंगी तेरी बहू से। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और बेचारी सरला इस सोच में पड़ जाती है कि अब इस मुंह दिखाई की समस्या से कैसे पीछा छुड़वाऊं। तभी वहाँ पर शीला आ जाती है और मुंह दिखाई की बात को सुनकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप मेरी मुंह दिखाई क्यों नहीं करना चाहती? अरे मुंह दिखाई करवाने के लिए शक्ल होनी चाहिए। तेरी शक्ल दिखा के मोहल्ले में अपना मजाक नहीं बनवाना हमको। मजाक? कैसा मजाक माँ जी? अरे रंग रूप सांवला होने पर अगर आपके आसपास के लोग आपका मजाक बनाते हैं ना, तो फिर तो उन्हें लाइन पे लाना बड़ा ही जरूरी है। तू ज्यादा मास्टरनी मत बन, समझी? लाइन पे लाएंगे सबको, बड़ी आई। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शीला भी बस इस बात से नाराज होती है कि सिर्फ सांवले होने की वजह से उसकी सास उसकी मुंह दिखाई की रस्म नहीं करवा रही है। शीला मोनू के पास जाती है और उससे कहती है, मोनू जी, आप ही बताइए, माँ जी मेरे सांवले रंग की वजह से मेरी मुंह दिखाई करवाने से डर रही हैं। वो नहीं चाहते कि मोहल्ले के सामने उनकी बेइज्जती हो जाए। अब आप ही बताइए, कितनी छोटी सोच है माँ जी की भी और मोहल्ले के लोगों की भी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो। और क्यों ना माँ के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी ये समझाया जाए कि इंसान की पहचान गुणों से होती है, रंग से नहीं। इतना कहकर मोनू शीला की मुंह दिखाई की रस्म के लिए एक प्लान बनाता है। वो घर के बाहर जाता है और आस पड़ोस में अपनी शादी के लड्डू बांटना शुरू करता है। तभी मोनू की एक पड़ोसन मोनू से कहती है, अरे मोनू बेटा, लड्डू ही खिलाता रहेगा या अपनी बहू की मुंह दिखाई भी करवाएगा? काकी, वो तो घर आकर माँ से पूछना, वही बताएंगी। मोनू के जाने के बाद दो पड़ोसन मोनू के घर आती है और सरला से मुंह दिखाई की रस्म की बात करती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी पड़ोसन की बात को मानकर सरला को बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए हाँ कहना पड़ता है। और सरला पड़ोसन से कहती है, ठीक है बहन जी, आने वाले मंगलवार को मेरी बहू की मुंह दिखाई है, बाकियों को भी बता देना और मैं भी न्योता भेज दूंगी उनको। दोनों पड़ोसने वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सरला मुंह दिखाई की रस्म को लेकर शीला से बोलती है, अरे ओ काली का लूटी बैंगन लूटी, हो जाइयो तैयार, अच्छे से तैयार हो जाइयो अपनी मुंह दिखाई के लिए। और हाँ, करवा दियो मेरी जग हसाई, क्योंकि काला सा मुंह देख के तो लोग मेरा मजाक ही बनाएंगे ना। शीला ने जो सोचा था वो हो गया। फाइनली उसकी मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और मुंह दिखाई की रस्म का दिन आ जाता है। सभी औरतें सरला के घर आती है। सरला भी शीला को तैयार करके घूंघट में बाहर लेके आती है और बाहर बिठा देती है। सरला की पड़ोसन सीता सबसे पहले शीला की मुंह दिखाई के लिए आगे आती है। वो जैसे ही शीला का घूंघट उठाती है कि तभी बोल पड़ती है, अरे सरला बहन, बेटा तो तुम्हारा बहुत सुंदर है, बहू लाने में जल्दबाजी क्यों कर दी? जल्दी जल्दी में यही बहू मिली थी कि तुमको? सीता के घूंघट उठाने के बाद में सबने शीला का चेहरा देखा
और वहाँ मौजूद सारी औरतें आपस में कानाफूसी करते हुए एक दूसरे से कहने लगती है, अरे ये तो कितनी सांवली है, सरला बहन की किस्मत तो फूट गई। सरला ये सारी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती है और अपना मुंह नीचे झुकाकर खुद से कहती है, जिसका डर था वही हुआ। अब ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, रोज रोज मुझे ताने मारेंगे। शीला सबकी बातें सुनने के बाद में एकदम से चिल्ला के बोल पड़ती है, चुप हो जाइए आप सब लोग। अरे बहुत बोल लिया आप लोगों ने। मुझे समझ नहीं आता कि अगर लड़की गोरी हो और वो कोई काम ना जानती हो तो क्या वो परफेक्ट है, लेकिन अगर लड़की सांवली है और घर के सारे काम जानती है, सब कुछ करना जानती है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है क्योंकि वो काली है ना? तू तो चुप ही हो जा, अब अपना मुंह खोल के मेरी और बेइज्जती करा रही है। इतने में ही वहाँ मोनू आ जाता है और बोलता है, माँ बेइज्जती नहीं करा रही, वो सच कह रही है। आखिर क्या कमी है शीला में? घर के सारे काम तो करती है और आपकी सेवा भी करती है। अरे इतना बुरा भला कहने के बाद भी वो अपने सारे काम समय पर कर देती है। और माँ बाहर आओ इस दुनिया से जहाँ रंग रूप को प्राथमिकता दी जाती है। और आप सब भी ध्यान से सुन लीजिए, इंसान का रंग नहीं उसके गुण ही सब कुछ होते हैं। माँ जी, मैं वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपकी मन लगाकर सेवा करूंगी और आपके घर का और आपका और आपके बेटे का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। बस आप अपने मन से ये रंग रूप की और ये द्वेष भावना को त्याग दीजिए। सरला को अपने बेटे बहू की बात सही लगती है और वो उस टाइम को याद करती है जब शीला को बुरा भला कहने के बाद भी शीला ने उसकी खूब सेवा की थी, जिसके बाद उसको ये एहसास होता है कि वो किस तरह हीरे को कोयला समझ के ताने मार रही थी। तभी उनकी पड़ोसन कहती है, हमें माफ करना शीला बेटा और मोनू, ये लड़की सच में गुणों से भरी है। अपनी सास की सेवा करने में और घर संभालने में बहुत बड़ी बात होती है। पर आजकल की लड़कियां तो बेटों को अलग कर देती है सेवा के नाम पर। सच सरला बहन, बहुत भाग्यशाली हो तुम। मुझे माफ कर दे शीला बेटी, मैंने तेरे रंग रूप के चलते नजरअंदाज किया। शीला और मोनू का प्लान सफल हो जाता है और वो अपनी माँ के साथ साथ बाकी लोगों की सोच को भी बदल देते हैं। जिसके बाद शीला अपनी सास से कहती है, क्या माँ जी आप भी? भला माँ भी कभी बच्चों से माफी मांगती है क्या? शीला और मोनू की बातों को सुनकर सबकी सोच बदल गई। जिसके बाद शीला की मुंह दिखाई बड़े धूमधाम से पूरी होती है। सभी ने उनको आशीर्वाद के साथ साथ नए नए उपहार भी दिए। सबके जाने के बाद में सरला ने भी अपनी बहू को गले लगाया। फिर वो तीनों एक साथ प्यार से खुशी खुशी रहने लगे। पायल खाना बनाकर अपनी बहू मधु को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, बहू खाना बन गया, आके खा ले। उसके बाद तुझे दवाई भी तो खानी है ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपनी सास की आवाज सुनकर मधु खुद से कहती है, एक तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से माँ जी चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर दर्द और बढ़ा रही है। मैं जल्दी से चली ही जाती हूँ। इतना बोलकर वो अपना सर एक कपड़े से बांध लेती है और बाहर जाकर अपनी सास से बोलती है, क्या माँ जी आपको नहीं पता कि मेरे सर में कितना दर्द है, फिर भी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? अरे मेरे मायके में किसी को पता चल जाता था ना कि मेरे सर में दर्द है तो मेरी माँ किसी को चू भी नहीं करने देती थी। और अब आपका बस चले तो आप तो डीजे लगवा दे घर में। अगर आपकी बेटी तनु के सर में दर्द होता ना तब पता चलता आपको। बहू तेरे सिर में दर्द है ना तो तू दवाई खाकर ठीक हो जा, बस यही चाहती हूँ मैं। अपनी सास को ताने देकर वो खाना खाती है और खाना खाकर दवाई लेकर कुछ ही देर के बाद जाकर सो जाती है। शाम को उठने के बाद मधु अपना फोन चलाते हुए अपनी सास से बोलती है, वैसे लंच आपने अच्छा बनाया था माँ जी, पर मेरी माँ के खाने के आगे फीका ही है। तो बहू तू अपनी माँ को बुला ले, वो तेरे लिए खाना बना देगी। वो क्या है ना माँ जी कि मेरी माँ आपकी तरह सारा दिन घर में नहीं पड़ी रहती। वो मेरी भाभी के साथ घर के कामों में मदद करवाती है, फिर उन्हें स्कूल भी जाना होता है। ओफो, मैं भी किससे बोल रही हूँ जो आज तक घर के बाहर ही नहीं गई। इतना बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। और शाम को जब उसका पति अक्षत घर आता है, वो अपने पति को ताने मारते हुए उससे बोलती है, अरे मुझसे अच्छा पति तो उस सोनी केके को मिला है। उसका पति कितना अच्छा है, हफ्ते में 2 बार तो उसे बाहर घुमाने ले जाता है। और मेरा पति
मेरा पति मुझे बाहर से कुछ खाने को नहीं लाके देता। खैर ताने मारने की तो आदत है तुम्हारी, पर ये केके का मतलब क्या होता है? केके यानी कुत्ते कमीनी। और वैसे भी अगर अब मैं तुम्हारे घर वालों के सामने ऐसे बोलूंगी तो फिर कहेंगे कि बहू में तो संस्कार ही नहीं है। अच्छा, पर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये जरूर सिखाया है कि पति को ताने कैसे मारते हैं, क्यों? इतना बोलकर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और मधु अपना गुस्सा निकालने के लिए उसको बाथरूम में बंद कर देती है। ऐसे में अक्षत बाथरूम के अंदर से बोलता है, ताने मारने के साथ साथ अरे ये कौन सा नया ड्रामा सीख लिया है तुमने? ताने सुनने के काम करोगे तो ताने ही दूंगी ना। अब सड़ते रहो अंदर बाथरूम में। पर जान, मैं तो फ्रेश होकर तुम्हें बाहर ले जाने वाला था ताकि तुम मुझे कभी ताने ना दे सको, पर कोई बात नहीं, जब तुम्हें जाना ही नहीं है तो। उसकी बात सुनकर वो तुरंत दरवाजा खोलती है और अपने पति से बोलती है, रहने ही दो, मुझे पता है तुम मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाने वाले, और अगर ले भी गए ना तो आ जाके कहाँ ले जाओगे? बस एक ठेले वाले के पास और बोलोगे बेबी आज पैसे कम है, आज यहीं से खा लो, फिर कभी तुम्हें होटल ले चलूंगा। इतना कहकर वो नाराज होकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते समय के साथ मधु के ताने भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पायल की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और मधु अपनी सास के पास आती है और उसको कुछ पैसे देकर उससे बोलती है, माँ जी ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए और आज सब्जी इन्हीं से ले आइए। बहू, आज मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तू आज रहने दे, मैं कल ले आऊंगी और कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी दवाई ले आऊं। एक आप हैं जिनसे इस उम्र में काम नहीं होता, और एक सामने वाली सुमी आंटी है, अरे 80 साल की है फिर भी सारा काम कर लेती है, और एक आपका वो निठल्ला बेटा, अरे इतने पैसे भी नहीं कमाता कि मैं ढंग से उड़ा पाऊं। अब बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास, आपको खर्च करने हैं तो करो, वरना मुझसे मत कहो। अपनी बहू की बातें सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब रात को अक्षत घर आता है तो वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। पायल उसे सारी बातें बता देती है, जिस पर अक्षत अपनी माँ से बोलता है, आप मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास, आपको बहुत तेज बुखार है, और मधु की बातों को दिल पर मत लेना, उसकी आदत है ताने मारने की, और आपको पता है मेरे घर आते ही उसने ही मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया है। माँ, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। चल पागल, तू क्यों माफी मांगता है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता बहू की कैसी आदत है? इतना बोलकर पायल अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसको दवाई देकर कुछ ही दिनों के लिए आराम करने के लिए बोल देते हैं और अक्षत अपनी माँ को लेकर घर आता है और उन्हें आराम करने के लिए बोल देता है। अपनी माँ की तबीयत के बारे में सुनकर तनु अगले ही दिन अपने मायके आ जाती है, जहां अपनी ननंद को देखकर मधु उसको ताने मारते हुए उससे बोलती है, जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। भाभी, मेरी माँ की तबीयत खराब है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, और रही बात मायके आने की, तो मुझसे ज्यादा तो आप अपने मायके में पड़ी रहती हैं। जब दिल किया तब पहुँच जाती हैं मायके, और जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर तनु अपनी माँ के कमरे में उनसे मिलने चली जाती है और अपनी माँ की देखभाल करने लगती है। समय के साथ पायल की तबीयत भी ठीक होने लगती है। ऐसे ही एक दिन मधु आराम से बैठकर टीवी देख रही होती है और पायल किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तनु अपनी माँ के पास जाती है और मधु को सुनाने के लिए जानबूझकर ऊंची आवाज में अपनी माँ से बोलती है, हटिए माँ, आज मैं खाना बनाती हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ ना, आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझ में ना आपके संस्कार हैं, मैं भाभी की तरह नहीं हूँ। अपनी ननंद की ये बात सुनकर मधु किचन में जाती है और अपनी ननंद को ताने मारते हुए उससे बोलती है, तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बड़ी संस्कारी हो। तुम्हारी सास ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं तुम्हारे जाने के बाद। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या चीज हो। हाँ, मेरी सास बनाती है खाना, पर मैं उनको बनाने नहीं देती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए हैं। मैं आपकी तरह मुसीबत देखकर मायके नहीं भाग जाती हूँ, और न ही आपके घर वालों की तरह ना मेरे घर वालों ने मुझे लोगों को ताने मारना सिखाया है।
देख रही है ना माँ जी, आपकी बेटी आप ही के सामने कैसे मुझे सुना रही है और मेरी माँ के बारे में बोल रही है। तनु, मैं तुमसे कह देती हूँ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी माँ के बारे में बोलो। माफ करना भाभी, अगर मेरी बातों से आपके दिल को ठेस पहुँची हो। आप खुद तो सोचो, जब आप अपनी माँ के बारे में नहीं सुन सकती, आप बिना किसी गलती के ताना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ? अरे आप भी तो अपनी सास को माँ समझ के देखो। मैंने जो भी आपको बोला उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन आप भी अपनी गलतियों के बारे में जरा सोचिएगा। तनु की बातें सुनकर मधु को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो लोगों को ताने मारना हमेशा के लिए बंद कर देती है। साथ ही अपनी सास, अपने पति और ननंद से माफी भी मांगती है और अपने परिवार के साथ एक बार फिर खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।